नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है कि टीईटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की जो सीरीज चल रही है, उसके हमने लगभग 5 से 6 वीडियो हम डाल चुके हैं और उपस्थित हैं आपके साथ में इस नए वीडियो के साथ में, जो कि पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत से संबंधित है। और आप सभी जानते भी हैं, जिस अभ्यर्थी ने भी पेपर देखे होंगे टीईटी के, तो उसको पता होगा कि पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, वो परीक्षा की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है और इससे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ज्यादा देर ना करते हुए सभी से निवेदन है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि अधिकतम लोगों का लाभ हो सके, और ज्यादा से ज्यादा लाइक भी करें, जिससे हमारा भी इसी प्रकार के वीडियो बनाने के लिए मनोबल बढ़ता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो सबसे पहले इस सिद्धांत को शुरू करने से पहले अगर हम संज्ञानात्मक विकास के अर्थ को समझने का प्रयास करें, तो देखते हैं कि इसका तात्पर्य क्या होता है। इसका तात्पर्य है संज्ञानात्मक योग्यताओं के विकास से। संज्ञानात्मक विकास का अर्थ क्या होता है? जो संज्ञानात्मक योग्यताओं का विकास हम लोग करते हैं, उसी को संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। अब संज्ञानात्मक योग्यताएं क्या होती हैं? तो संज्ञानात्मक योग्यताओं के अंतर्गत अगर हम देखेंगे तो ये क्या क्या आता है, तो इसमें सबसे पहले बुद्धि आती है, फिर चिंतन, फिर कल्पना, और भी बहुत सी चीजें संज्ञानात्मक विकास से संबंधित आती हैं, जिनमें से ये प्रमुख हैं। ठीक है ना? तो संज्ञानात्मक विकास का अर्थ आपको समझ में आ रहा होगा, और भी आगे अभी आपको सब कुछ इसमें धीरे धीरे समझ में आएगा, जैसे ही हम इस सिद्धांत को आगे समझेंगे। अब इसके आगे देखते हैं कि आगे क्या है। तो पियाजे के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। तो जीन पियाजे, इनका पूरा नाम था जीन पियाजे। क्या था? पूरा नाम था इनका जीन पियाजे। ठीक है? और ये कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के थे। कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के थे ये, और जिसे हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, स्विस मनोवैज्ञानिक थे। क्या? स्विस मनोवैज्ञानिक थे। और इनका जन्म कब हुआ था? 1896 ईस्वी में, और मृत्यु इनकी कब हुई? 1980 ईस्वी में। और इन्होंने अपनी पुस्तक, इनकी पुस्तक है द मॉरल जजमेंट ऑफ लाइफ। क्या है? द मॉरल जजमेंट ऑफ लाइफ। इसमें इस सिद्धांत के विषय में इन्होंने बताया। तो पुस्तक हमें याद रखनी है, क्योंकि पुस्तकों से भी कई बार क्वेश्चन टीईटी में पूछे जा चुके हैं। तो जिसमें से एक ये पुस्तक आ गई, जैसे कि शिक्षा मनोविज्ञान आई थी थार्नडाइक की। अब ये पुस्तक है द मॉरल जजमेंट ऑफ लाइफ, किसकी है? जीन पियाजे की। अब देखते हैं कि संज्ञानात्मक विकास के बारे में किस प्रकार जीन पियाजे ने बताया। तो सबसे पहले हम देखेंगे संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। अवस्थाओं में ही हम देखेंगे कि किस तरीके से बच्चा आगे विकास करता है, किस तरीके से बच्चा आगे चीजें समझने का प्रयास करता है। तो अवस्थाओं में अगर देखेंगे तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी? 4 अवस्थाएं। कितनी अवस्थाएं? 4 अवस्थाओं के बारे में बताया है। कितनी अवस्थाओं के बारे में? 4 अवस्थाओं के बारे में बताया है, जिसमें पहली है संवेदी प्रेरक काल, दूसरी है प्राक संक्रिया काल, तीसरी है मूर्त संक्रिया काल, और चौथी है औपचारिक संक्रिया काल। अब देखिए, जो 1 नंबर है, मतलब संवेदी प्रेरक काल, ये क्या है? जन्म से 2 वर्ष तक। कितनी है? जन्म से 2 वर्ष। दूसरी है प्राक संक्रिया काल, 2 से 7 वर्ष तक। ठीक है ना? तीसरी है मूर्त संक्रिया काल, 7 से 11 वर्ष तक। और चौथी है औपचारिक संक्रिया काल, 11 वर्ष से ऊपर। कितनी? 11 वर्ष से ऊपर। तो ये आप सभी को याद रखनी है, क्योंकि इससे भी प्रश्न आ चुका है कि संवेदी प्रेरक काल किस समय तक रहता है, प्राक संक्रिया काल का समय क्या होता है। इस तरीके से हमें ये चारों अवस्थाएं हैं जो संज्ञानात्मक विकास की, इसका हमें समय याद रखना है। तो आगे देखते हैं इन अवस्थाओं के बारे में विस्तार से। तो सबसे पहले संवेदी प्रेरक काल क्या होता है? तो जो संवेदी प्रेरक काल
जो अवस्था होती है ये जन्म से कहाँ तक होती है, 2 वर्ष तक की अवस्था होती है। ये भी मैंने आपको ऊपर बताया इसके बारे में। और इस अवस्था में बच्चे में निम्न प्रकार की योग्यताएं विकसित हो जाती हैं। जैसे, अब जैसे में अगर नंबर 1 की बात करें तो बच्चा क्या करता है, अपने आप को वस्तु से अलग करने की योग्यता उसमें आ जाती है। जैसे वो समझने लगता है कि वस्तु कौन सी है, ठीक है। इसके बाद ये भी समझने लगता है कि अगर 2 वस्तुएं अलग अलग हैं तो उनको समझने लगता है कि एक ये वस्तु दूसरी और ये वस्तु दूसरी है, ठीक है ना। अब अगली चीज क्या है, धीरे धीरे व्यवहारों तथा वातावरण पर पड़ने वाले प्रभावों के बीच भी संबंध सीख लेता है। मतलब वो ये समझ लेता है कि हम अगर इस तरीके का व्यवहार करेंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, या उनके बीच में क्या संबंध होता है, इस वो सीख लेता है। इसके बाद समय तथा स्थान के बारे में भी जानने लगता है। कब? संवेदी प्रेरक काल में ही। और वस्तु स्थायित्व को भी समझने लगता है। इसके बाद अगली अवस्था आती है। देखिए, इससे प्रश्न बन सकता है कि किस अवस्था में बच्चा, जैसे प्रश्न बनाने का प्रयास करें तो किस अवस्था में बच्चा समय एवं स्थान के अर्थ को समझने लगता है। समय एवं स्थान का अर्थ अगर ये प्रश्न आ गया, समझने लगता है, तब फिर हम क्या करेंगे, तो इस वजह से मैंने ये आपको समझाने का प्रयास किया जो अवस्थाएं हैं इसकी। इसके बाद दूसरी है प्राक संक्रिया काल। अगर इस अवस्था के बारे में हम समझने का प्रयास करें तो ये अवस्था होती है 2 से 7 वर्ष तक। और इसमें क्या होता है, इसमें बच्चे के अंदर जो योग्यताएं विकसित होती हैं वो हम देखेंगे अब। कि सबसे पहली है बच्चे की बौद्धिक योग्यता एवं चिंतन योग्यता में जटिलता आ जाती है। मतलब बच्चे की जो बुद्धि है वो थोड़ा सा और समझने, थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि विकास हो जाता है बुद्धि का, थोड़ा सा चिंतन में भी विकास हो जाता है। इस वजह से उसमें जटिलता आ जाती है और बच्चा 2 से 7 वर्ष तक भाषा का उपयोग करने लगता है, बोलने लगता है। ये तो सभी को ही मालूम होगा। इसके बाद क्या है कि वस्तुओं को शब्दों तथा प्रतिमाओं का मतलब जैसे कोई फोटो है या स्टेचू है, मूर्ति है कोई, ठीक है ना। प्रतिमाओं का मतलब ये हो जाता है, तो वस्तुओं को शब्दों तथा प्रतिमाओं के रूप में प्रस्तुत के योग्य बन जाता है। मतलब वो बता देता है वस्तु का नाम लेके। क्या बता देता है? वस्तु का नाम लेके। और प्रतिमाओं या फोटो के बारे में भी बता देता है। किस अवस्था में? प्राक संक्रिया काल में। और इस अवस्था के अंत में बच्चा क्या सीख लेता है? संख्या। यह हमें याद रखना है कि प्राक संक्रिया काल के अंत तक बच्चा संख्या सीख लेता है। और इसके बाद इस अवस्था में बच्चे के चिंतन में क्या? लचीलापन नहीं पाया जाता है। लचीलापन का मतलब हम समझ सकते हैं कि उसके चिंतन में वो किसी भी तरीके से चीजें सोच सकता है, ठीक है, कोई लचीलापन नहीं उसमें होता है। इसके बाद अगली अगर अवस्था हम समझने का प्रयास करें तो है मूर्त संक्रिया काल। क्या है? मूर्त संक्रिया काल। अब यह अवस्था 7 से 11 वर्ष तक रहती है। कब तक रहती है? 7 से 11 वर्ष तक। इस अवस्था में जो बच्चे में योग्यताएं होती हैं अब हम उन्हें देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो तार्किक चिंतन, ये प्रश्न यूपीटीटी में पूछा जा चुका है। तार्किक चिंतन की योग्यता कब विकसित होती है? मूर्त संक्रिया काल में। ये प्रश्न यूपी टेट में पूछा जा चुका है, तो ये हमें याद रखना है। इसके बाद 6 साल में संख्या ज्ञान, 7 साल में मात्रा ज्ञान और 9 साल में वजन के संप्रत्यय इसमें विकसित हो जाते हैं। ये भी याद रखना है। आत्म केंद्रित चिंतन की प्रवृत्ति काफी कम हो जाती है। आत्म केंद्रित का मतलब खुद के बारे में जो सोचने की प्रवृत्ति है वो काफी कम हो जाती है, क्योंकि जब बच्चा दुनिया देखता है तो वो उसको समझने का प्रयास करता है, ठीक है ना। इसके बाद संबंध प्रत्यय विकसित हो जाता है। मतलब संबंध प्रत्यय का मतलब कि वो जैसे अपने रिश्तेदारों के विषय में, अपने परिवार के विषय में वो जानने का प्रयास करने लगता है। इसके बाद जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास है उसकी अंतिम अवस्था है औपचारिक संक्रिया काल। क्या है? औपचारिक संक्रिया काल। और इस अवस्था को अगर हम समझने का प्रयास करें तो यह अवस्था है 11 वर्ष से ऊपर की अवस्था। क्या है? 11 वर्ष से ऊपर की अवस्था। और संज्ञानात्मक विकास की इसे हम अंतिम अवस्था भी कहते हैं। अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था कौन सी है, तो औपचारिक संक्रिया काल, ये हमें याद रखना है। और इसमें जो योग्यताएं विकसित होती हैं तो इसमें
बच्चा क्या करता है, अमूर्त चीजों के बारे में सोचने की इसमें क्षमता आ जाती है। अमूर्त चीजों का मतलब जो चीजें बच्चा देखता नहीं है उनके बारे में भी सोचने लगता है। इसके बाद तार्किक प्रस्ताव, मतलब तार्किक प्रस्ताव का मतलब अगर कोई जटिल चीज है तो उसे तर्क करके बच्चा समझने का प्रयास करता है, या उसमें अंदर उसको अलग अलग करके चीजों को समझने का प्रयास करता है, जैसे समस्या को समझाने का प्रयास, समझने का प्रयास करता है। तो अब आगे हम देखेंगे वही चीज है, किसी समस्या को समझने एवं उसे हल करने की क्षमता भी उसमें आ जाती है। किसमें? औपचारिक संक्रिया काल में। इसके बाद विवेक हो गया, रचनात्मक चिंतन हो गया, और पृथक्करण की योग्यता उसमें विकसित हो जाती है। क्या है? पृथक्करण की योग्यता उसमें विकसित हो जाती है। ये औपचारिक संक्रिया काल के बारे में आपको हमने बताया। तो ये थी जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की 4 महत्वपूर्ण अवस्थाएं, जो कि यूपी टेट एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा इसमें छूट गया है एक चीज, तो इसमें हम समझेंगे कि पियाजे का जो सिद्धांत है, पियाजे के सिद्धांत की जो उपयोगिता है वो क्या है। पियाजे के सिद्धांत की उपयोगिता, इसको हम अगर हम समझने का प्रयास करेंगे पियाजे के सिद्धांत की उपयोगिता को, तो इसको अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले अगर हम देखें कि इसमें क्या है कि सबसे पहले बच्चों की शारीरिक सक्रियता आवश्यक है। क्या है? इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी चीज में बच्चों की क्या है, शारीरिक सक्रियता आवश्यक है। क्या है? शारीरिक सक्रियता आवश्यक है। सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है। इसके बाद दूसरा नंबर है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, शारीरिक रूप से तैयार करना बच्चे को जरूरी है। फिर इसके बाद देखिए क्या है, बच्चे तब ज्यादा सीखते हैं, बच्चे तब ज्यादा सीखते हैं जब वो अपने वातावरण को समझने लगते हैं। बच्चे तब ज्यादा सीखते हैं जब वे वातावरण को, जब वे वातावरण को क्या करते हैं, समझने लगते हैं। वातावरण को समझने लगते हैं। ठीक है, तब बच्चे ज्यादा सीखते हैं। इसके बाद तीसरा नंबर है तो इसकी उपयोगिता में, ठीक है, अगर बच्चों को, ठीक है, अगर बच्चों को किसी चीज में रुचि नहीं है, ठीक है, मतलब रुचि नहीं है, तो दबाव नहीं डाला जाना चाहिए। अगर बच्चों की किसी चीज में रुचि नहीं है तो दबाव नहीं देना चाहिए, दबाव नहीं देना चाहिए। ये इस सिद्धांत में इन्होंने बताया है। ठीक है, और चौथी चीज है, बच्चे जिस चीज को, बच्चों में वो चीज जल्दी अंतर्निहित होती है, अंतर्निहित होती है, होती है जिसे वे सीखना चाहें, जिसे वे सीखना चाहें। तो ये थी कुछ जीन पियाजे के सिद्धांत की उपयोगिता। और देखिए इन्होंने एक चीज और कही है कि खुले विद्यालय, ठीक है, औपचारिक कक्षाओं के अलावा, ये याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है। क्या है? औपचारिक कक्षाओं के अलावा जीन पियाजे ने कहा है बच्चों के लिए कि औपचारिक कक्षाओं की अपेक्षा, की अपेक्षा खुले विद्यालय, क्या, खुले विद्यालय, औपचारिक कक्षाओं की अपेक्षा खुले विद्यालय बालक की शिक्षा के लिए उपयुक्त हैं, बालक की शिक्षा के लिए उपयुक्त हैं, के लिए उपयुक्त हैं। तो इस तरीके से ये हमने जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है तो साथियों, ये हमने समझने का प्रयास किया और आपको आशा है कि समझ में आया होगा। इसकी जो सबसे मेन चीज है, सबसे पहले हमें अवस्थाएं कौन कौन सी हैं और उनका समय क्या है, और इसमें क्या क्या विशेषताएं उत्पन्न हो जाती हैं बच्चे के अंदर, वो हमें जरूर याद रखना है।
और जीन पियाजे की जो पुस्तक का नाम है द मोरल जजमेंट ऑफ लाइफ, इसको याद रखना है। तो चलिए ये टॉपिक अब हम यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आपसे अगले टॉपिक के साथ में। और तब तक सभी लोग अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, और आशा है कि सभी लोग मेरे वीडियो पसंद कर रहे होंगे, ये सीरीज पसंद कर रहे होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर रहे हैं। धन्यवाद।